हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेल वॉल और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। चलिए, न्यूक्लियस। जो पहला सवाल हमारे सामने है इज व्हाट इज न्यूक्लियस, राइट? तो हम न्यूक्लियस कहते किसे हैं? देखिए, इसे कि न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, या फिर हम इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसे हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? ऑब्वियसली बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल्स all the cellular activities, है ना। देखिए, जैसे किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी मशीन का जितना भी एक्टिविटी होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? कंट्रोल रूम से। या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्टिविटी होता है वो कंट्रोल होता है उसके हेडक्वार्टर से। या फिर हमारे बॉडी में हमारा जितना भी फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। वैसे ही सेल के अंदर जितना सब कुछ हो रहा है वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और इसीलिए हमने न्यूक्लियस को ब्रेन या कंट्रोल रूम या हेडक्वार्टर बोला। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। चलिए, और हम आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कैरियन। ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर कि पिछले क्लास में हमने बात किया था अबाउट यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। और वहां पे हमने आपको बताया था कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम कैरियन है। देखिए, सो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में हमने बात की थी। वेरी वेल, चलिए, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसके बेसिस पे हमने 2 सेल बनाए थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि सेल को डिस्कवर किसने किया, राइट? सो सेल को डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ठीक है, सो इट वाज रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। ठीक है, याद रखिए दिस इज बिफोर द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड, है ना। सेल थ्योरी प्रपोज किया था 1838 1839 में। ओके, उससे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर दिया था अबाउट न्यूक्लियस। ओके, ग्रेट। और देखिए, जो आपका न्यूक्लियस होता है, यानी कि जिसको हम कैरियन भी कहते हैं, ये 2 तरह के हो गए। एक होता है ट्रू न्यूक्लियस, करेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि इट इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हमने और भी कुछ नाम दिए थे, जैसे कि न्यूक्लियोइड, या फिर हमने बोला था इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो 2 तरह के हो गए आपके, ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, चलिए, अब हम लोग देखते हैं अबाउट ट्रू न्यूक्लियस कि ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, या फिर ट्रू न्यूक्लियस को हम यूकैरियन भी बोल सकते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब तो न्यूक्लियस है ही। ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक ट्रू न्यूक्लियस कैसा होता है, देन वी विल कंपेयर इट विथ द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, so let's see. Well, so this is the structure of a true nucleus. ये देखिए, very well. Now ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, जो बाहर की लेयर है इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है,
और जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, एक और चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये जो आपका मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको मैंने कंटिन्यूअस नहीं बनाया है, जानबूझ करके बीच बीच में मैंने ये खाली जगह छोड़े हैं, और हर एक खाली ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, इन खाली जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, एंड ऑन एन एवरेज about 2000 to 3000 such nuclear pores are present on the surface of a nucleus। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस जो है वो बाहर से प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है बाय टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और इन दोनों लेयर को हम बोलते हैं आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेस्पेक्टिवली, और इनके बीच में जो खाली जगह बच गई दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो आपका मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर कई सारे पोर्स हैं, छोटे 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 छेद हैं, इस छेद को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और इनका नंबर कितना है, एवरेज है 2000 to 3000 पर न्यूक्लियस, है ना, लेकिन सिर्फ ट्रू न्यूक्लियस में। ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, हम बाद में बात करेंगे। ग्रेट, समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज है, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा साइन लगा दिया है, दिस इज द साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये जो नंबर बता रहा हूँ मैं आपको न्यूक्लियर पोर का, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है ना, ऐसा नहीं होगा कि हर एक सेल पे इतना ही होगा, दैट कैन बी मोर और लेस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो जगह है वो भरी होती है विथ अ फ्लूइड, है ना, एक लिक्विड से भरी होती है। ये एक लिक्विड जो है वो पानी के जैसा लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा डेंस लिक्विड है ना, इट इज अ विस्कस लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। ठीक है, तो ये हमने लिक्विड भर दिया, इसको हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। ठीक है, ग्रेट। न्यूक्लियोप्लाज्म क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्मा है, यानी कि फ्लूइड है। कैरियोलिम्फ क्योंकि न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियन है, और लिम्फ इज लाइक फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कैरियोलिम्फ। ओके, अब इस लिक्विड में क्या है, अब इस लिक्विड में हम देखते हैं कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर फ्लोटिंग इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रहा है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये एक्चुअल में क्या है, ये डीएनए है। ओके, ग्रेट। और ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। ध्यान रखिएगा, इट इज एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि कई जगह पे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियोप्लाज्म और भी न्यूक्लियोप्लाज्म से भी ज्यादा डेंस, एकदम डेंस जेली के जैसे कुछ स्फेरिकल चीजें हैं, है ना, जिनको मैं यहाँ मेजेंटा से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए मेरे कर्सर को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैंने 3 ऐसे ड्रॉ किए हैं। दीज आर जेली लाइक विस्कस फ्लूइड, है ना, ये ज्यादा जेली लाइक है तो वो एज इट इज वहां पे ही सस्पेंडेड रहता है, वहीं पे पड़ा रहता है, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोलस क्या हुआ, इट इज अ डेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ पाया जा रहा है, इनसाइड अ न्यूक्लियस। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियोलस है। चलिए न्यूक्लियोलस के बारे में हम और बात करेंगे, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डीएनए को समझ लेते हैं, फिर हमें आसानी होगी। ये देखिए जो डीएनए है आपका, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे के जैसे पतले लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ मिलते हैं, और इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, इनके साथ मिल करके ये एक स्पेशल थोड़े मोटे धागे के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था डीएनए, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के बना दिया क्रोमैटिन फाइबर। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ये एक्चुअली आपके मोतियों के माला के जैसे होता है। ठीक है,
जो मोती की माला होती है उसमें धागा होता है, फिर मोती होता है, धागा होता है, फिर मोती होता है, कुछ वैसा ही बना होता है जिसमें कि जो धागा है वो डीएनए है और जो मोती है वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन दोनों का बना होता है। ठीक है, तो अब जो लंबा धागा था वो मोती वाली माला के जैसा बन गया और इसकी लेंथ छोटी हो जाती है पर जो विड्थ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या यही है क्रोमैटिन फाइबर। फाइनली जो क्रोमैटिन फाइबर है ये और ज्यादा कंडेंस होता है या और ज्यादा इसकी कॉइलिंग होती है ना, जैसे रस्सी आपने देखा है वो धागों को कॉइल करके बनाते हैं, है ना, वैसे ही ये जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है इसकी और कॉइलिंग होती है और कॉइलिंग होकर के ये और लेंथ में कम हो जाता है लेकिन इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है एंड फाइनली इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स, है ना। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे आपके एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक नॉट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और एक्चुअली ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप देखोगे तो ये क्या है एक्चुअली इसके अंदर जो डीएनए के धागे हैं वो रैंडमली कॉइल्ड हैं, दिख रहा है। तो ये जो आपको छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कॉइलिंग ऑफ दिस डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, चलिए, तो डीएनए की पतली जो थ्रेड थी वो कॉइल हो करके ऐसे मोटी लेकिन लेंथ में छोटी सी स्ट्रक्चर बनी जिसको हमने क्रोमोसोम कहा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। ग्रेट, अब देखिए सिंस हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट क्रोमोसोम्स, है ना, तो चलिए थोड़ा और कुछ हम लोग देखते हैं। वेल, ये देखिए न्यूक्लियस, और ये अब हम देख रहे हैं अबाउट द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये देखिए कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कैसा होता है। ये एक हमने बैक्टीरिया ले लिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो इसका डीएनए होता है वो एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। ये देखिए ये इसका थ्रेड लाइक डीएनए है और इस डीएनए के चारों तरफ भी जैसा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वैसे ही इसके चारों तरफ भी एक डेंस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये डेंस फ्लूइड मैंने बना दिया। तो जो डीएनए है उसके चारों तरफ कुछ ज्यादा ही डेंस या विस्कस फ्लूइड है, बाकी सेल में थोड़ा कम विस्कस फ्लूइड होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये देखिए ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया ये एक पूरा डेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना, जिसमें कि डीएनए सस्पेंडेड है। लेकिन ये जो मैंने ब्लू लाइन खींचा ये नहीं होता है एक्चुअली, है ना, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही नेकेड है, इसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी न्यूक्लियोलस मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इसमें कोई भी क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ऐसे ही जो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही सिर्फ डेंस फ्लूइड का स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स डीएनए, और आपके प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये ऐसे ही फ्लोट करता रहता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइडियली देखिए इस न्यूक्लियस में क्या है, जो डीएनए है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है, सिर्फ जेली लाइक फ्लूइड में ट्रैप्ड है। तो ऐसा स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं न्यूक्लियस, सॉरी प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड, या फिर हम इसको जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोइड में क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं है, और साथ में यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पे क्रोमोसोम का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, नो क्रोमोसोम्स। ओके, वेरी गुड। तो अब आपको दिख रहा है सामने सामने, जस्ट अ मिनट, ये देखिए अब आपको दिख रहा है। See, this is a true nucleus and this is a primitive nucleus, ठीक है। This is eukaryon and this is prokaryon,
कि जिस सेल में यूकैरियोन है यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है उसको हमने यूकैरियोटिक सेल बोला, जिसमें प्रोकैरियोन है यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसको हमने प्रोकैरियोटिक सेल कहा। समझ में आया? और ये किस बेसिस पर है? यूकैरियोटिक या यूकैरियोन या प्रोकैरियोन जो है यानी कि ट्रू न्यूक्लियस या फिर आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन एंड क्रोमोसोम फॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया अबाउट ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। लेट्स से समथिंग एल्स। अब देखिए थोड़ा सा हम इनका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जो आपका ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला जो यूकैरियोन है वो यूकैरियोटिक सेल में है और ये प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में है, क्योंकि सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। वेरी वेल। चलिए अब कुछ और बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, है ना? नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, बहुत जरूरी है कि एक सेल में कितना न्यूक्लियस होगा भी कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल, जो पहला कंडीशन है, जनरली एक न्यूक्लियस होता है पर सेल और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछता भी है कि एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है, आप आंसर करेंगे 1। इन जनरल जितने भी सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे या सभी तरह के सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है ना? हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। यूनी का मतलब 1, न्यूक्लिएटेड फॉर न्यूक्लियस। ओके, ग्रेट। लेकिन ऑब्वियसली जनरली मैंने बोला है तो किसी किसी में कुछ और भी हो सकता है, यानी कि किसी में मोर देन 1 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस है तो हम इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पैरामीशियम आपने नाम सुना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और हर एक पैरामीशियम के सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इट इज बाई न्यूक्लिएटेड, बाई का मतलब 2। ठीक है, तो बाई न्यूक्लिएटेड होता है। एक जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो एक पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस हैं, मोर देन 1। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पे मोटो क्या है, मेरा ये समझाने का मतलब है कि आप दिमाग में हमेशा ये मत लेके चलिएगा कि एक सेल में हमेशा एक ही न्यूक्लियस होगा। इन जनरली हाँ होता है, लेकिन सभी सेल्स में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल में एक पैरामीशियम था। दूसरा देखिए स्केलेटल मसल सेल्स, है ना? हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जैसे हमारा बाइसेप्स का मसल, है ना, या हमारे लेग मसल्स। ओके, ये जितने भी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। हर एक सेल में देयर आर मोर देन 1 न्यूक्लियस, 1 टू क्या मोर देन 10 न्यूक्लियस। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सो हमारे जितने भी स्केलेटल मसल सेल्स हैं वो क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। वेरी वेल। ठीक है, अच्छा चलिए इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड, है ना? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, कभी हम इसको फंजाई में रखते थे लेकिन अब ये फंजाई में नहीं आता है। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। नॉट ओनली दिस, कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो कि क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, सो दिस वाज द सेकंड कंडीशन कि जो न्यूक्लियस है वो एक से अधिक भी हो सकता है। तो क्या एक से कम भी हो सकता है? यस, दैट इज द थर्ड कंडीशन, है ना? न्यूक्लियस एक सेल में एक से कम भी हो सकता है। तो एक से कम क्या होगा? आधा, आधा नहीं होता। ठीक है, यानी कि किसी किसी सेल में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि नंबर कितना हो गया? 0 न्यूक्लियस पर सेल, है ना? यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ई का मतलब नहीं है यहाँ पे, नो, है ना? नो न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, नो सेल, नो न्यूक्लियस इन द सेल। तो आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता? लेट्स सी, देखिए बहुत ही कॉमन सा सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो जितने भी मेच्योर्ड आरबीसी होते हैं हमारी बॉडी में उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज ई न्यूक्लिएटेड सेल। या फिर प्लांट में आप जानते हो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो आपका जो फ्लोएम होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब सेल। और जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनमें भी कोई भी न्यूक्लियस
नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, सिर्फ मैच्योर्ड सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, इमेच्योर सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस होता है। ओके, खैर मैच्योर्ड सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, मैच्योर्ड आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होगा। पॉइंट टू रिमेंबर कि आपका जो न्यूक्लियस है वो जनरली एक होता है हर एक सेल में, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये मोर देन वन भी हो सकते हैं और इवन दे कैन बी एब्सेंट। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। So this was about the number of nucleus per cell. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। हमने अभी तक तो स्ट्रक्चर ऊपर से देखा था, हम उसके एक एक कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला कंपोनेंट हम बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियोलस, है ना। हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, लेकिन इसका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, जो भी न्यूक्लियोलस है, सबसे पहले इसका नंबर देख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग इन जनरली मान के चलते हैं कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, वैसे ही मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होता है, और ये जो न्यूक्लियोलस है ये मेन सेंटर होता है न्यूक्लियस का, है ना। आप में से बहुत लोग यही सोचते हैं आज तक कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस है और वो न्यूक्लियस का भी मेन सेंटर है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलस हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियोलस एक भी नहीं होगा, यानी कि एब्सेंट होगा। समझ में आ रहा है। सो न्यूक्लियोलस का नंबर भी क्या है, वेरिएबल है। तो आप बोलोगे क्या इन जनरल एक होता है, नहीं, ऐसा कोई इन जनरल का यहाँ पे कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए, 0 to many, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस कैन बी 0 to many। अब देखिए, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि एक जो ह्यूमन सेल होता है, उस ह्यूमन सेल में के न्यूक्लियस में देयर आर 10 न्यूक्लियोलस। हमारे हर एक न्यूक्लियस में देयर आर 10 न्यूक्लियोलस, ओके। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस है पर न्यूक्लियस या पर सेल जो है, इट कैन वैरी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होगा, ओके। ये मिसकंसेप्शन आप हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस is the site for synthesis of ribosomal RNA and assembly of ribosomal subunits। ठीक है, ये थोड़ा सा बाउंसर हो गया आपके लिए। हम लोग जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अभी तक आपने राइबोसोम्स पढ़ा नहीं है, लेटर इन दिस चैप्टर में आपको राइबोसोम्स पढ़ाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं, मेनली 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं। एक को लार्जर सब यूनिट कहते हैं, दूसरे को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। और ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये भी बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन के। ठीक है, और ये जो आरएनए होता है, इस आरएनए जो कि राइबोसोम में मिलता है, इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है, टू हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और इसी जगह पे जब आरएनए बन जाता है तो उस आरएनए के साथ प्रोटीन मिल करके ये सब यूनिट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, उनको असेंबल कर देते हैं इनटू राइबोसोमल सब यूनिट्स, दैट इज 60s एंड 40s राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर में एक्चुअली राइबोसोमल सब यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है, उनका असेंबली होता है। ठीक है, और यही इसका मेन फंक्शन है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो न्यूक्लियोलस का नंबर कैन बी मेनी। न्यूक्लियोलस का फंक्शन, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम देखते हैं डीएनए। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए होता क्या है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पहले भी मैंने बोला था। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना।
डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन inheritance of okay, it helps in inheritance of characters from one generation to another. ठीक है? सो बेसिकली जो आपका डीएनए है दैट इज रेस्पॉन्सिबल कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो। आपने सुना होगा कि आपकी जो नाक है वो पापा के जैसे है या मम्मी के जैसे है, आंख जो है वो मम्मी पे गई है। ठीक है? तो ये सारी बातें लोग करते हैं। अब देखिए, नाक, आंख, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर्स हैं। ओके? और ये कैरेक्टर्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? अपने फादर मदर से। तो आपका फादर एक जनरेशन था और आप उनके नेक्स्ट जनरेशन हो, तो आपके फादर के जनरेशन से आपके जनरेशन तक, यानी कि आप तक जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे आए? ये आए विथ और थ्रू दी डीएनए। ठीक है? तो ये डीएनए के फॉर्म में आते हैं, इसीलिए हम डीएनए को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये जो आपके डीएनए है जो कि इनहेरिटेंस करवा रहे हैं कैरेक्टर्स का, ये कैसे होता है? अब देखिए, जो डीएनए है उनके ऊपर स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है? डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा एक थ्रेड है। इस थ्रेड का मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है ना? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन, है ना? It contains information to govern या control a particular character. ठीक है? अब देखिए, तो मान लीजिए कि ये जो एक बड़ा सा डीएनए है उसके ऊपर ऐसे छोटा सा एक हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है ना? एंड इट्स इनहेरिटेंस पैटर्न को भी, कि ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। और ऐसे ही सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जीन। ओके? अब देखिए, अब आप जरा अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि एक बड़ा सा डीएनए का थ्रेड था, ठीक है? और इस थ्रेड पे ऐसे छोटे-छोटे कई सेगमेंट्स होंगे। हर एक सेगमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्लस इसके इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस छोटे-छोटे जो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो कि एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, उसको हम एक जीन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऐसा छोटा सा पार्ट है डीएनए पे जो कि आपके नाक के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? और ये मान लीजिए हिस्सा आपके फादर से आ रहा है और आपके फादर की नाक जो है वो पॉइंटेड है। ठीक है? तो उनका जो जीन होगा, उनका जो डीएनए है, जो छोटा सा हिस्सा है जिसपे कि नाक के स्ट्रक्चर वाला जीन है, जो डीएनए का पीस है, वो पीस उनसे जब आप तक आएगा तो आप में भी वो पॉइंटेड नाक ही बनाएगा, है ना? क्योंकि वो इसी कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, इसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे तुम्हारी नाक तो तुम्हारे पापा के जैसी है। समझ में आया? ये कैसे हुआ? क्योंकि पापा का डीएनए जो था उस पे जो छोटा सा सेगमेंट था नाक के शेप को कंट्रोल करने वाला, वो वहां से आप तक आया इन थ्रू डीएनए। ठीक है? और ये जो डीएनए पे जो छोटा सा हिस्सा है जिसने नाक के शेप को कंट्रोल किया, इसको हम जीन कहेंगे। जीन फॉर नोज स्ट्रक्चर। ठीक है? चलिए, तो दिस इज जीन। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम जीन को हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है? क्योंकि ये इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। वेरी वेल, आगे चलिए। तीसरी जो चीज हम लोग देखते हैं दैट इज न्यूक्लियर पोर। याद कीजिए, न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियर पोर भी तो था। अब न्यूक्लियर पोर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द न्यूक्लियस, है ना? अब देखिए, न्यूक्लियस जो है, जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, वो तो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पैक्ड है। अगर मान जिसमें पोर नहीं होते तो कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है वो न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म तक जाती, या साइटोप्लाज्म से कोई भी मैसेज डीएनए तक आता, तो आने जाने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, कोई गेट चाहिए। दैट गेट या स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर पोर, है ना? आप बोलोगे सर न्यूक्लियर पोर तो सिर्फ छेद है, तो उसको आप गेट क्यों कह रहे हो? एक्चुअली जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि एक्चुअली ये गेट की तरह फंक्शन करता है। ठीक है? इसमें और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट एक्चुअली कंट्रोल्स की कौन सी चीज न्यूक्लियस के अंदर आएगी या बाहर जाएगी, इसीलिए हम इसको गेट लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
वेरी वेल। इसके अलावा हमने देखा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म था, उसका भी अपना फंक्शन है। इसके अलावा हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि बाहर से इसको कवर करके रखता है एंड इसको एक यूनिक इन्वायरमेंट देता है न्यूक्लियस को, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर न्यूक्लियस एंड द function of nucleus. Okay, we saw eukaryotic nucleus and prokaryotic nucleus, है ना। we saw different components of nucleus and their function. समझ में आ रहा है। और एक और चीज हमने शुरू में ही कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसको हमने ब्रेन या कंट्रोल रूम या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है और डीएनए पे बहुत सारे जीन्स है। आपके शरीर के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है, हर एक फंक्शन को कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो इसी डीएनए के ऊपर है और ये डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उन पे जो जीन्स हैं वो आपके बॉडी के हर एक स्ट्रक्चर फंक्शन को क्या कर रही हैं? कंट्रोल कर रही हैं। एंड दिस इज हाउ वी can say that entire nucleus is actually controlling all the activity of the cell। और इसीलिए हमने ब्रेन को सॉरी न्यूक्लियस को ब्रेन या हेडक्वार्टर कहा था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।